गुड इवनिंग फ्रेंड्स, बीएस गुरु एजुकेशन की तरफ से मैं भूपेंद्र सिंह आपके लिए फिर से करंट अफेयर्स का वीडियो लेके आया हूँ। चलिए देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ हैं, जो हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, उन पर नज़र डालते हैं। कुछ इस प्रकार से पहली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, पहली न्यूज़ है, तुर्की ने रूस से उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो और यूक्रेन के संबंध में अपनी एक तरफा मांगों को छोड़ने का आग्रह किया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर बात कहना चाह रहे हैं, जो टर्की यानी तुर्की है, उसने रूस से यानी जो नाटो है और यूक्रेन के जो संबंध में अपनी एक तरफा मांगों को छोड़ने का आग्रह किया है, क्योंकि तुर्की ने रूस से पश्चिमी संगठन यानी जो नाटो है यानी अमेरिका और पश्चिमी देशों का संगठन है, साथ अपनी मांगों में एक उदारवादी दृष्टिकोण अपनाने का भी अनुरोध किया है। इससे पहले अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में कहा गया था कि रूस यूक्रेन सीमा पर तनाव क्षेत्र एक बड़ा सुरक्षा संकट है। अगर बात करें इसमें इतिहास की, तो यूक्रेन और रूस सैकड़ों वर्षों से संस्कृति, भाषा और पारिवारिक संबंध साझा करते रहे। रूस और यूक्रेन के जातीय रूप से रूसी भागों में कई लोगों के लिए देशों की साझा विरासत एक भावनात्मक मुद्दा है, जिसका चुनावी और सैन्य उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया गया। सोवियत संघ के हिस्से के रूप में यूक्रेन रूस के बाद दूसरा सबसे शक्तिशाली गणराज्य था और रणनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण भी था। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कि जो यूक्रेन है, उसके लिए जो सोवियत संघ है, इस हिस्से के रूप में यूक्रेन रूस के बाद दूसरा सबसे शक्तिशाली राज्य था। यानी सोवियत संघ के हिस्से के रूप में अगर देखें तो सबसे पहले सोवियत संघ का मामला था, और उसके बाद यूक्रेन रूस के बाद सबसे दूसरा सबसे शक्तिशाली सोवियत संघ गणराज्य था। और राष्ट्र, चाहे वो रणनीतिक हो, चाहे वो आर्थिक हो या सांस्कृतिक हो, इस इन सभी मुद्दों पर वो काफ़ी महत्वपूर्ण था। तो इस प्रकार से इसी न्यूज़ को हम देखते हैं मैप के सेक्शन में, किस प्रकार से कैसे ये संबंधित है रसिया से और कहाँ इसका क्या क्षेत्र है। देखते हैं, बात करते हैं यूक्रेन की। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, हम अपने इस मैप में जो ये सेक्शन है रसिया का, और ये इधर यूक्रेन है, और इसी तरह से अगर देखें तो ये ब्लैक सी है, और नीचे के हिस्से में ये तुर्की है, जैसे टर्की, जिसने ये बात रखी है अपनी। और इसके साथ अगर देखें तो इधर कैस्पियन सी है, यहाँ कजाकिस्तान है, और इधर आर्मेनिया, और इधर अजरबैजान। तो इस प्रकार से ये आप देख पा रहे होंगे मानचित्र में, इधर रोमानिया यानी, और क्रीमिया ठीक ब्लैक सी के बीचों बीच में क्रीमिया पड़ता है। तो इस प्रकार से ये क्षेत्र हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ब्लैक सी के आसपास के जो देश हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, और क्योंकि ये न्यूज़ में है इसलिए हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं और आगे इसी के साथ में बात करते हैं कि इनके बीच जो संघर्ष शुरू हुआ है, जब से यूक्रेन है वो सोवियत संघ से अलग हुआ, और रूस और पश्चिमी देशों ने इस क्षेत्र में शक्ति संतुलन को अपने पक्ष में बनाए रखने के लिए यूक्रेन में अधिक प्रभाव हेतु संघर्ष भी किया। साथ ही काला सागर क्षेत्र, जैसे कि अभी हमने मानचित्र में देखा, का अद्वितीय भौगोलिक स्थिति रूस को कई भू राजनीतिक लाभ प्रदान करता है। पूर्वी यूक्रेन का डोनबासा क्षेत्र, डोनेट्स डोनेटस्क और लुहानस्क क्षेत्र वर्ष 2014 में से रूस समर्थक अलगाववादी आंदोलन का सामना कर रहे हैं, और वर्ष 2014 में रूस ने यूक्रेन से क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था। यानी रूस ने यूक्रेन से क्रीमिया, जैसे कि मैंने मानचित्र में अभी आपको दिखाया था कि क्रीमिया के विषय में, क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था, जो विश्व युद्ध द्वितीय यानी सेकेंड विश्व युद्ध जो 1939 और 45 के बीच में हुआ के बाद एक यूरोपीय देश के द्वारा किसी अन्य देश के क्षेत्र पर सबसे बड़ा कब्जा था। और इसी प्रकार से 2015 में रूस, यूक्रेन, यूरोप में सुरक्षा और सहयोग संगठन OSCE के प्रतिनिधियों और मध्यस्थता के तहत दो रूसी समर्थक अलगाववादी क्षेत्रों के नेताओं
द्वारा फ्रांस और जर्मनी की मध्यस्थता से मिन्स्क और शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद एक साथ इनका जो संघर्ष था वो टल गया था। तो आगे बात करते हैं, एक न्यू बैंक से संबंधित है, डेवलपमेंट बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसे कहते हैं। हाल ही में मिस्र न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य बना है, यानी एनडीबी का मिस्र जो है 9वां सदस्य बन गया है। इससे पूर्व सितंबर माह में बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और उरुग्वे न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्यों के तौर पर शामिल हुए थे। ज्ञात हो कि न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा सदस्यता के विस्तार से उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए यह एक प्रमुख विकास संस्थान के रूप में कार्य करने में उसकी मदद करेगा। ज्ञात हो कि न्यू डेवलपमेंट बैंक वर्ष 2014 में ब्राजील के फोर्टालेजा में आयोजित छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स देशों द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित एक बहुपक्षीय विकास बैंक यानी डेवलपमेंट बैंक है। इसका गठन ब्रिक्स और अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं में नवाचार, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से तीव्र विकास के लिए बुनियादी अवसंरचना एवं सतत विकास प्रयासों का समर्थन करने हेतु किया गया था। इसका मुख्यालय शंघाई, चीन में स्थित है। वर्ष 2018 में न्यू डेवलपमेंट बैंक ने संयुक्त राष्ट्र के साथ सक्रिय और उपयोगी सहयोग के लिए एक मजबूत आधार स्थापित करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त किया था। यह अपने सदस्य देशों के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने हेतु बैंक ऋण, गारंटी, इक्विटी भागीदारी और अन्य वित्तीय साधनों के माध्यम से सार्वजनिक या निजी परियोजनाओं का समर्थन करता है। तो इस प्रकार से जो ये न्यू डेवलपमेंट बैंक है, ये 2014 में आया और ये ब्रिक्स देशों के द्वारा इसे लाया गया, जो कि ब्रिक्स के द्वारा लाया गया, बल्कि इसको विकास के कार्यों के लिए नवाचार और अन्य अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों में ये अन्य कई देशों की सहायता के लिए ऋण प्रदान करता है। और यहाँ तक कि इसे संयुक्त राष्ट्र के साथ सक्रिय और उपयोगी सहयोग के लिए मजबूत आधार स्थापित करने हेतु संयुक्त राष्ट्र महासभा में पर्यवेक्षक का दर्जा भी प्राप्त है। तो इस प्रकार से न्यू डेवलपमेंट बैंक काफ़ी न्यूज़ में होने की वजह से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। चलते हैं, बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है राष्ट्रीय नस्ल संरक्षण पुरस्कार। बात करते हैं केरल पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के तहत अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना को वर्ष 2021 के लिए राष्ट्रीय नस्ल संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया गया। यानी अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना को यह पुरस्कार एकमात्र पंजीकृत देसी चिकन नस्ल टेलीचेरी के संरक्षण और इस पर अनुसंधान गतिविधियों के लिए दिया गया। अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के तहत टेलीचेरी नस्ल का संरक्षण वर्ष 2014 में शुरू किया गया था। यह पुरस्कार ICAR राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो द्वारा प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार के तहत एक प्रशस्ति पत्र और 10,000 रुपये की पुरस्कार राशि प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय नस्ल संरक्षण पुरस्कार केरला के पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय को अखिल भारतीय न्यूज़ में प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार ये न्यूज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। बात करते हैं ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड, यानी ग्लोबल एनवायरनमेंट क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड। तो ग्रीन मैन के नाम से मशहूर सूरत के प्रसिद्ध उद्योगपति बिरल देसाई को दुबई में प्रतिष्ठित ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ब्रिटेन, अमेरिका, न्यूजीलैंड, फ्रांस, मलेशिया सहित 11 देशों के 28 लोगों को भी इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और यदि बात करें, बिरला देसाई जलवायु कार्रवाई हेतु सम्मान पाने वाले एकमात्र भारतीय हैं। और इस प्रकार से पुरस्कार जिसे हार्वर्ड मेडिकल स्कूल सेंटर फॉर हेल्थ
एंड ग्लोबल एनवायरनमेंट द्वारा स्थापित किया गया। यह प्रतिवर्ष एक ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जो वैश्विक पर्यावरण को बहाल करने और उसकी रक्षा करने के लिए काम कर रहा है। तो इस प्रकार से ये न्यूज़ हमारे लिए ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ग्रीन मैन के नाम से मशहूर उद्योगपति विरल देसाई को दुबई में इसे प्राप्त प्रतिष्ठित ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रकार से बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है जियोआन 102E पृथ्वी संसाधन अवलोकन उपग्रह। ये एक उपग्रह है जो पृथ्वी पर संसाधनों के अवलोकन करेगा। तो चीन ने हाल ही में जियुआन 102E पृथ्वी संसाधन अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है, जो कि इस वर्ष चीन का 53वां कक्षीय प्रेक्षण है। जियुआन 102E सुदूर संवेदन उपग्रहों की श्रृंखला में नवीनतम। इसमें चीन के भूवैज्ञानिक वातावरण का सर्वेक्षण और खनिजों की खोज में मदद करने के लिए अवरक्त, निकट अवरक्त और हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरे संलग्न है। इस उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में 8 वर्ष के जीवन काल के लिए डिजाइन किया गया है। इसे प्राकृतिक संसाधनों का पता लगाने हेतु उच्च रिजोल्यूशन में पृथ्वी की सतह पर मानचित्रण करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया। उपग्रह से प्राप्त डेटा का उपयोग पर्यावरणीय आपदाओं के प्रति सचेत करने और पानी की गुणवत्ता की निगरानी करने के लिए किया जाएगा। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय महामारी तत्परता दिवस की बात करते हैं। 27 दिसंबर को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय महामारी तत्परता दिवस का आयोजन किया गया। इस दिवस का आयोजन पहली बार 2020 में किया गया था, 2020 में, जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने महामारी के विरुद्ध तैयारियां, इसकी रोकथाम और साझेदारी के महत्व की वकालत करने की आवश्यकता पर जोर दिया था। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विभिन्न महामारियों के प्रबंधन से सबक लेना और महामारियों की रोकथाम के लिए मजबूत उपाय को लागू करना काफ़ी महत्वपूर्ण है, ताकि भविष्य में किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति में सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया दी जा सके। यह दिवस प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय संगठन और प्रत्येक सदस्य समुदाय एवं व्यक्ति के बीच एकजुटता तथा साझेदारी के महत्व को भी रेखांकित करता है, ताकि कोविड-19 जैसे महामारी का मुकाबला आसानी से किया जा सके। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक मौजूदा समय में यह आवश्यक है कि ऐसी प्रणाली में निवेश किया जाए जो महामारी जैसे प्रकोपों को पता लगाने, उन्हें रोकने और तत्काल प्रतिक्रिया देने में मदद कर सकती हैं, जिनमें स्वास्थ्य प्रणालियों, आपूर्ति श्रृंखलाओं और विशेष रूप से सबसे गरीब देशों की आजीविका को बाधित करने की क्षमता है। तो इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय महामारी तत्परता दिवस 27 दिसंबर को विश्व भर में मनाया जाता है। बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस के विषय में। ये आज 29 दिसंबर 1943 को पहली बार अपने 3 वर्षों के बाद पहली बार अंडमान निकोबार में अपने कदम रखे थे, और इसे ही सबसे पहले अंडमान निकोबार को ही पहला ब्रिटिश मुक्त भारतीय क्षेत्र कहा जाता है या माना जाता है। तो बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस जी के विषय में। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। उनकी माता का नाम प्रभावती दत्ता बोस और पिता का नाम जानकी नाथ बोस था। अपनी शुरुआती स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने रेवेनसा कॉलेजिएट स्कूल में दाखिला लिया। उसके बाद उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता में प्रवेश लिया, परंतु उनकी उग्र राष्ट्रवादी गतिविधियों के कारण उन्हें वहां से निष्कासित कर दिया गया। इसके बाद वे इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज चले गए। वर्ष 1919 में बोस भारतीय सिविल सेवा यानी इंडियन सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारी करने के लिए लंदन चले गए और वहां उनका चयन हो गया। हालांकि बोस ने सिविल सेवा से त्यागपत्र दे दिया।
क्योंकि उनका मानना था कि वह अंग्रेजों के साथ कार्य नहीं कर सकते। सुभाष चंद्र बोस विवेकानंद की शिक्षाओं से अत्यधिक प्रभावित थे और उन्होंने अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे, जबकि चित्तरंजन दास उनके राजनीतिक गुरु थे। वर्ष 1921 में बोस ने चित्तरंजन दास की स्वराज पार्टी द्वारा प्रकाशित समाचार फॉरवर्ड के संपादक का कार्यभार संभाला और 1923 में बोस को अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का अध्यक्ष, साथ ही बंगाल राज्य के कांग्रेस का सचिव चुना गया। और वर्ष 1925 में क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित होने के कारण उन्हें मांडले जेल कारागार में भेज दिया गया, जहां वह तपेदिक की बीमारी से ग्रसित हो गए। और वर्ष 1930 के दशक के मध्य में बोस ने यूरोप की यात्रा की। उन्होंने पहले शोध किया, तत्पश्चात द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक का पहला भाग लिखा, जिसमें द इंडियन स्ट्रगल नामक पहला भाग लिखा जिसमें उन्होंने 1920 से 1934 के दौरान होने वाले देश के सभी स्वतंत्रता आंदोलनों को कवर किया। बोस ने वर्ष 1938 में हमीरपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन किया, यानी इन्होंने राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन किया और यह नीति गांधी विचारवादी नीतियों के अनुकूल नहीं थी। वर्ष 1943 में त्रिपुरी में बोस फिर से अध्यक्ष चुने गए, लेकिन उन्होंने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया और कांग्रेस के भीतर एक गुट ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक गठन किया और जिसका उद्देश्य राजनीतिक वाम को मजबूत करना था। 18 अगस्त 1945 को जापान शासित फार्मोस में उन्हें, यानी जो अब ताइवान है, उनकी एक हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार से ये उनका जीवन काल था। तो बात करते हैं, उन्होंने एक भारतीय राष्ट्रीय सेना के विषय में भी बात कही। देखते हैं इसके विषय में थोड़ा सा। वह जुलाई 1943 में जर्मनी से जापान नियंत्रित सिंगापुर पहुंचे और वहां से उन्होंने अपना प्रसिद्ध नारा दिया, दिल्ली चलो, जारी किया और 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार तथा भारतीय राष्ट्रीय सेना के गठन की घोषणा की। आईएनए का गठन पहली बार मोहन सिंह और जापानी मेजर इविची फुजिवारा के नेतृत्व में किया गया तथा इसमें मलयान यानी वर्तमान मलेशिया अभियान में सिंगापुर में जापान द्वारा कब्जा किए गए ब्रिटिश भारतीय सेना के युद्ध के भारतीय कैदियों को शामिल किया गया था। एनआईए में सिंगापुर के जेल में बंद भारतीय कैदियों और दक्षिण पूर्वी एशिया के भारतीय नागरिक दोनों शामिल थे। इनकी संख्या लगभग बढ़ करके 50,000 हो गई। एनआईए ने वर्ष 1944 में इम्फाल, बर्मा में भारत की सीमा के भीतर संबद्ध सेनाओं का मुकाबला किया। हालांकि रंगून के पतन के साथ ही आज़ाद हिंद सरकार एक प्रभावी राजनीतिक इकाई बन गई और नवंबर 1945 में ब्रिटिश सरकार द्वारा आईएनए के लोगों पर मुकदमा चलाया जाने के तुरंत बाद पूरे देश में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। तो इस प्रकार से एनआईए की ये जानकारी थी। और बात करते हैं थोड़ा आज के प्रभाव के हिसाब से एनआईए का प्रभाव कैसा रहा। प्रभाव के अनुभव ने वर्ष 1945 और 46 के दौरान ब्रिटिश भारतीय सेना में असंतोष की लहर पैदा की, जिसके परिणित फरवरी 1946 में बॉम्बे के नौसैनिक विद्रोह के रूप में हुआ, जिसने ब्रिटिश सरकार को जल्द से जल्द भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। आईएनए की संरचना। आईएनए अनिवार्य रूप से गैर सांप्रदायिक संगठन था, क्योंकि इसके अधिकारियों और रैंकों में मुस्लिम काफी संख्या में थे तथा इसने झांसी की रानी के नाम पर एक महिला टुकड़ी की भी शुरुआत की थी। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज की न्यूज़ थी। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन।